नमस्ते, मैं हूं हितेंद्र और आप देख रहे हैं ज्योग्राफिया। चलिए, जनजाति एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और उस पर हम लोग बात करते हैं। राजस्थान से कितनी जनजातियां और कहां कहां से प्रश्न आने की संभावनाएं बनती हैं। सबसे पहले सबसे जो प्रसिद्ध जनजाति है भील, हम उसको डिस्कस करते हैं। ये द्रविड़ भाषा का शब्द है। बिल या विल संस्कृत निश्चित शब्द है और इससे इस शब्द की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब होता है तीर या धनुष, यानी धनुष बाण चलाने वाला। ये एक तरह से भूमि पुत्र होते हैं, वन पुत्र होते हैं, जैसा कर्नल टोड ने इनको वन पुत्र कहा है। ठीक है, एक और नाम इनको ये इन्होंने हर्बर्ट रिजले ने कहा द्रविड़। ये मानते हैं कि ये जो मूल निवासी हैं भारत के, वो द्रविड़ होते हैं और ये आर्यों के आने के बाद में ये जंगलों में चले गए। लेकिन अलग अलग मतांतर, हम किसी भी मत का यहाँ समर्थन करना या किसी का विरोध करना ये उद्देश्य है भी नहीं। तो इस तरह से हर्बर्ट रिजले इनको द्रविड़ मानते हैं। ठीक है, और इसका विल या विल का मतलब तीर और धनुष होता है। ये इनका प्रिय शस्त्र भी होता है और जंगल में होते हैं और इनको तीर कमान का ही सहारा होता है। कर्नल जेम्स टोड ने इनके जिस क्षेत्र में ये लोग रहते हैं, ये पहाड़ों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, घने जंगलों में रहते हैं, इस आधार पर इनको वन पुत्र कहा है। संस्कृत साहित्य में आपने खूब सुना होगा, निषाद तो कम से कम सुनी रखा है, पुलिंद नहीं सुना होगा, निषाद आपने खूब सुना है। श्री राम जब जा रहे थे और नदी उनको पार करना था तो निषाद राज केवट को उन्होंने बुलाया। ये बेसिकली भील थे, वो वन पुत्र थे, वन में रहते थे। तो ये पुलिंद शब्द का आपने कम उल्लेख सुना होगा, निषाद का आपने सुन रखा है। इसका मतलब यही होता है, भीलों को निषाद या पुलिंद माना गया है। कुछ मानव शास्त्री इनको मुंडा जाति के वंशज मानते हैं। मुंडा जनजाति जो होती है झारखंड छत्तीसगढ़ की तरफ, और राजस्थान की ये सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की दृष्टि से यदि हम बात करें, अब ये देखिए भीलों का निवास क्या है। ये दक्षिण राजस्थान के जिले हैं आपके सामने। ये डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर, ये उदयपुर हुआ, ये प्रतापगढ़ हुआ, चित्तौड़गढ़ के इलाके में राजसमंद, ये सिरोही का इलाका, और कुछ कुछ पाली के इलाके में भी कुछ कुछ हद तक ये रहते आए हैं। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर ये जो दक्षिणी राजस्थान है, यहाँ इनका संकेंद्रण होता है। ठीक है, इसके अलावा ये अब यहाँ से शब्दावली शुरू होती है। इनके घर को कू कहा जाता है और ये प्रश्न कई बार पूछा गया, फटाफट आप लोग देखेंगे। इनके घर को कू कहा जाता है, टापरा भी कहा जाता है, लेकिन कू की तरफ से कई बार प्रश्न पूछा गया, 2 से 3 बार कू। ठीक है, कू कहा जाता है और टापरा भी कहा जाता है। अब देखिए, जैसे हम लोग जो बिल्कुल जंगलों में नहीं रहते या सामान्य तौर पे जो मुख्य धारा में अपने आप को मानते हैं, ये हमारे यहाँ एक शब्द प्रचलित है ढाणी। ढाणी क्या होती है? कुछ घरों का समूह। इस तरह से कुछ कू या कुछ टापरों का समूह, कुछ घरों का समूह, उसको ढाणी जैसे हम लोग बोलते हैं, ये लोग उसको फला बोलते हैं। कू या टापरा का समूह, कुछ घरों का समूह। अब कुछ टापरा यदि इकट्ठे हो, कुछ ढाणियां यदि इकट्ठी हुई तो वो गांव बन जाता है। तो इसी तरह से कुछ फला का समूह पाल कहलाता है। तो यानी कू से बड़ी इकाई फला हुई और फला से बड़ी इकाई पाल हुई। पाल का मतलब अब गांव हो गया। इसके बाद कई गांव मिलकर के भी एक बड़ा इलाका बनाते हैं। अब यहाँ देखेंगे, अब इनका शासन कैसे चलता है या बागडोर किन लोगों के हाथ में होती है। तो जो कू का समूह बना फाल, फाल का समूह बना फला और फला का समूह बना पाल। अब यहाँ देखिए, जो पाल है उस पाल का मुखिया पालवी कहलाता है, तदवी भी कहलाता है, लेकिन पालवी को आप जरूर से थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, पाल से पालवी, तदवी भी इसको कह दिया जाता है। इसके बाद भोपा और भगत 2 शब्द और हैं। ये जो पालवी है, इस पाल का पूरे गांव का जो मुखिया है, इसको पालवी कहा गया। उसके बाद भोपा होता है, इसको दूसरी वरीयता क्रम में इसको दूसरा स्थान मिलता है, ये दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। तीसरा स्थान दिया जाता है भगत को। ये एक तरह से इनका प्रोटोकॉल है, इनकी हायरार्की बनी हुई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। और फिर इस पाल से भी बड़ा, इस पालवी से भी बड़ा कौन होता है? गमिति। ये पूरी पंचायत का मुखिया। और उस पंचायत के अंदर यदि 3, 4, 5 गांव होते हैं तो उन सब में इसका जो गमिति होता है, इसका आदेश माना जाता है, ये पूरी पंचायत का मुखिया माना जाता है। ये इनका सोशल स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये लोग काम चलाते हैं। भोपा, अब चूंकि बहुत ज्यादा शिक्षा का प्रसार नहीं होता और हम जैसे लोग भी जो बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, किसी न किसी रूप में कुछ हद तक अंधविश्वास हमारे जीवन में भी व्याप्त होता है, ये पाया जाता है। अब ये धार्मिक आस्था और श्रद्धा का प्रश्न होता है, इस पे बहुत ज्यादा व्यक्ति सुनना भी पसंद नहीं करता, तार्किक विश्लेषण अमूमन बहुत कम होता है। तो ये लोग, ये जो भोपा होता है, ये जादू टोने और इस तरह का एक तरह से इनका जादू टोने के द्वारा इनके ऊपर आने वाली शारीरिक, मानसिक और जो व्याधियां होती, जो परेशानियां होती हैं,
जो रोग होते हैं, जो क्लेश होते हैं, कष्ट होते हैं, उनको दूर करने का ये बीड़ा उठाता है भोपा, जादू टोना तंत्र मंत्र के जरिए ये होता है। इसी तरह से एक भगत भी होता है और ये इनका, इसको ध्यान रखेंगे। गमिति से कई बार प्रश्न पूछा गया, पालवी का थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे हम लोग। अब इनके समाज व्यवस्था को हम लोग देखते हैं, सोशल स्ट्रक्चर क्या है। संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है इन लोगों में, ये सब लोग साथ साथ रहना पसंद करते हैं और व्यवस्था पितृसत्तात्मक है, जैसा कि ज्यादातर समाजों में देखा जाता है, ज्यादातर मजहबों में, ज्यादातर समाजों में देखा जाता है पितृसत्तात्मक, यानी पुरुष प्रधान व्यवस्था इनकी होती है। ये देखेंगे एकल विवाह भी यहाँ चलता है, बहुपत्नी विवाह भी चलता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बाल विवाह यहाँ पर नहीं चलता है। एकल विवाह भी है और बहुत सारी पत्नियां रखने का रिवाज भी यहाँ पर पाया जाता है। अब ये कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। दापा, वधु मूल्य, शादी के दौरान स्त्री के लिए कीमत चुकाई जाती है, पत्नी के लिए कीमत चुकाई जाती है, उसको वधु मूल्य या दापा कहा जाता है, इसको याद रखना है। अटक, ये लोग अपने गोत्र को अटक बोलते हैं, अटक, जैसे हम लोग कहते हैं शादी ब्याह के दौरान गोत्र वगैरह टालने का जो रिवाज होता है, जो गोत्र होते हैं, इस तरह से उस गोत्र का एक समानार्थक शब्द होता है, इसको ये लोग अटक बोलते हैं। एक शब्द है मेलनी, मेलनी, ये क्या होता है? विवाह पर कोई गरीब व्यक्ति है, हम लोग भी मदद करते हैं अक्सर, कोई अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब होता है, बहुत ज्यादा गरीब होता है, सम्मेलन में शादियां करवाते हैं या कई लोग मिलकर के उसकी मदद करते हैं। इसी तरह से इनका कोई रिश्तेदार गरीब होता है और शादी वगैरह में दिक्कत होती है, तो ये कुछ लोग रिश्तेदार मिल करके और उस शादी वाले परिवार की मदद करते हैं आर्थिक रूप से। वो किसी राशि के रूप में, अर्थ के रूप में हो सकती है, या नगद के सामान के रूप में हो सकती है, पशु के रूप में हो सकती है, कुछ न कुछ वो उसकी मदद करते हैं ताकि शादी का काम बिना किसी परेशानी के हो सके। अब ये विवाह के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। विनिमय विवाह, विनिमय, लेना और देना, आटा साटा, इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। और हमारे यहाँ भी हम कई बार ऐसा देखते हैं, कुछ समाजों में देखने सुनने में आता है, हालांकि ये एक विरोध को भी जन्म दे सकता है। बाकी आप लोगों ने भी काफी कुछ सुना होगा अपने समाजों में कि जब शादी विवाह में परेशानियां होती हैं, वंश चलाने में दिक्कतें होती हैं और लड़की को लड़का नहीं मिल पाता या लड़के के लिए लड़की नहीं मिल पाती, तो फिर एक कोशिश की जाती है, एक व्यवस्था की जाती है कि 2-3 लोग मिल करके और एक कोशिश करते हैं कि चलो लड़की के बदले लड़की दे दें, और इस तरह से ये लोग शादी करते हैं। कई बार ये ऐसा भी होता है, कई समाजों में ऐसा भी देखा जाता है कि 2 लोग हैं, किसी की बहन किसी और की पत्नी बनकर चली गई और वहां उसकी बहन इस व्यक्ति की पत्नी बनकर के आ गई, इसको आटा साटा कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ये व्यवस्था यहाँ पर पाई जाती है। विनिमय विवाह, क्रय विवाह, यानी मूल्य चुकाकर, कीमत चुकाकर, पूरी की पूरी कीमत चुकाकर, जो भी खर्चा होता है वो चुकाकर शादी की जाती है। सहपलायन, ये इनमें मान्य है। अमूमन लड़का और लड़की घर से एक साथ भाग जाते हैं और फिर जब वो आते हैं तो उनको इस संबंध को स्वीकार कर लिया जाता है। यह है सेवा विवाह। सेवा विवाह क्या? लड़के को लड़की के घर पर रहकर कुछ काम करना होता है, मदद करनी होती है, उसके पशुओं को संभालना होता है, खेती बाड़ी में हाथ बटाना होता है, और इस रूप में फिर उसके ऊपर कृपा करके और लड़की उसको दे दी जाती है। ये सेवा विवाह हो गया। एक होता है परिवीक्षा विवाह, प्रोबेशन का नाम सुना होगा आपने, ये बड़ा प्रोबेशन सुना होगा। आजकल सरकारी नौकरियां मिलती हैं तो सरकार 2 साल के लिए प्रोबेशन पे उसको रखा जाता है। उसका मतलब ये है परिवीक्षा काल, यानी आपको ये परमानेंट तब किया जाएगा, पहले हम देखेंगे आपको साल या 2 साल काम करवा के देखेंगे कि आप इस नौकरी लायक हैं या नहीं है, या इस जिम्मेदारी को आप संभालने लायक हैं या नहीं है। अमूमन सबको परमानेंट कर दिया जाता है उसके बाद में, लेकिन इस परिवीक्षा का मतलब यही होता है, यदि लगता है इसके नियम के अनुसार कि ये व्यक्ति इस जिम्मेदारी को संभाल पाने में सक्षम नहीं है, तो उससे वो जिम्मेदारी ले ली जाती है और उसको कार्य मुक्त कर दिया जाता है। तो इसी तरह से प्रोबेशन मैरिज भी होता है। परिवीक्षा विवाह मतलब ये है कि लड़का लड़की के घर पे रहेगा और वो पति पत्नी के रूप में रहेंगे और तमाम उसके घर की जिम्मेदारियों वगैरह को संभालेंगे। कालांतर में 2, 5, 7 महीने बाद में लगता है कि नहीं ये एक बिल्कुल परफेक्ट चयन नहीं था, तो फिर उसको भेज दिया जाता है, वो रिश्ता वहीं समाप्त मान लिया जाता है। ये एक तरह से परिवीक्षा प्रोबेशन विवाह है, देखा जाता है उसको। उसके बाद विधवा विवाह है। विधवा विवाह कई समाजों में होता है, ज्यादातर अब जो काफी इस मामले में काफी रिजिड हुआ करते थे और विधवा विवाह को मान्यता नहीं देते थे, ऐसे भी समाजों में आजकल होने लगा है। तो इसको नातरा कहा जाता है। विधवा विवाह, नातरा को याद रखेंगे, विधवा विवाह इसको कहा जाता है। एक हाथी वेंडो प्रथा भी होती है शादी की, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक तलाक प्रथा, तलाक प्रथा, तलाक जब लेना होता है तो लड़का, अमूमन पुरुष प्रधान समाज है, तो स्त्री की साड़ी से एक उसके पल्लू को फाड़ करके उसके हाथ में दे देता है। ये छेड़ा फाड़ना हो गया।
ये एक तलाक प्रथा हो गई। नाता प्रथा, स्त्री की शादी हो गई और उसके बाद में उसका पति मर जाता है या किसी और कारणों से अपने पति को उसको छोड़ना पड़े और किसी और कोई और व्यक्ति यदि उसको पसंद आ जाता है और शादी दूसरी जगह करनी पड़े, तो वहां ये जो रिश्ता कहलाएगा ये नाता कहलाएगा। और ये सामान्यतः बहुत सारे समाजों में, लगभग पूरे राजस्थान में देखा जाता है। एक झगड़ा राशि होती है रीमैरिज होने की स्थिति में, जब पुनर्विवाह होता है, दूसरी शादी होती है, किसी दूसरी जगह पे शादी होती है, तो पति के जिंदा रहते हुए तो नया पति पूर्व पति को, उनके बीच में झगड़ा होना स्वाभाविक है, तो नया पति पुराने पति को उसकी कीमत अदा करता है। इसको झगड़ा राशि कहा जाता है। झगड़ा राशि चुकाने के बाद वो शादी कर सकता है किसी उसकी पत्नी से। ये देखेंगे, ये इनका मुख्य त्योहार होली है। हिंदुओं जैसे त्योहारों को ये लोग मनाते हैं। एक गवरी या राई नृत्य होता है। गवरी के नाम से थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये एक तरह से नृत्य नाटिका है, लोक नाट्य है भीलों का। इसमें कई पात्र होते हैं, भी बात करेंगे उस पर। एक गैर नृत्य होता है, गैर नृत्य, ये भी होली पर किया जाता है। द्विचक्री नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है और 2 गोल घेरे बनाए जाते हैं। 2 गोल घेरे बना करके नाच गान होता है। नेजा नृत्य, इसमें भी स्त्री पुरुष मिलकर के एक तरह से युगल नृत्य करते हैं और नारियल की भूमिका भी होती है, नारियल भी होता है इस नृत्य में, तो इसको नेजा नृत्य के नाम से जाना जाता है। ये जो गवरी लोक नाट्य की या नृत्य नाटिका की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें 3 4 5 तरह के पात्र भी होते हैं। ये एक तरह से नृत्य नाटिका है। संवादों के जरिए इसमें नाटक करते हुए, संवाद करते हुए अभिनय किया जाता है। तो इसमें एक पुरिया होता है। पुरिया शिव का प्रतीक है, भगवान शिव का। एक कुटकुटिया होता है, कुटकुटिया सूत्रधार होता है, नाटक के अंदर जो कहानी को सूत्रबद्ध करता है और कहानी का एक तरह से वो आगे बढ़ाने का काम करता है, सूत्रधार। तो ये इसमें सूत्रधार को कुटकुटिया कहा जाता है। एक झांपटिया होता है, झांपटिया, ये संवाद बोलने वाला होता है, ये संवाद बोलता है। इसी झांपटिया का एक सहायक भी होता है, वो भी संवादों को दोहराता है, उसको खटखटिया के नाम से जाना जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये इसके गवरी लोक नाट्य के पात्र होते हैं। अब ये देखिए, एक हाथीमना नृत्य होता है। हाथीमना काफी जोशीला नृत्य होता है और अमूमन विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है स्त्री पुरुषों के द्वारा, और ये काफी शौर्य, काफी वीरता का प्रदर्शन इसमें होता है। ठीक ऐसा ही युद्ध नृत्य वीरता प्रदर्शन करने के लिए एक युद्ध जैसा नृत्य और होता है, शस्त्रों के जरिए होता है, और इस आजकल इसका रिवाज कम हो गया युद्ध नृत्य का। ये है एक सुवटिया, ये गीत होता है, गीत गाना। इसमें अमूमन तोते को संबोधित करते हुए तोते का जिक्र होता है और ये एक गीत होता है। इसी तरह से एक हम सीडो होता है, ये भी एक युगल गीत है, स्त्री पुरुष मिलकर के और विवाह के अवसर पर इसको गाते हैं। अब ये मेले देखिए, बेणेश्वर मेला प्रसिद्ध है, जो कई बार हम लोग जिक्र कर चुके हैं। सोम, जाखम और माही के मिलन स्थल पर जो उनकी त्रिवेणी बनती है डूंगरपुर में, तो बेणेश्वर थोड़ा ध्यान रखेंगे। आदिवासियों का कुंभ इसको कहा जाता है। और जहाँ ये होता है, हालांकि डूंगरपुर बांसवाड़ा पास पास में होते हैं, लेकिन वहाँ सीमा डूंगरपुर की होती है जहाँ बेणेश्वर होता है। घोटिया अम्बा मेला ये पूरी तरह से बांसवाड़ा में है आदिवासियों का। और सीता माता मेला ये प्रतापगढ़ में, सीता माता अभयारण्य हम लोग जानते हैं, घोटिया अम्बा बांसवाड़ा में। ये चीज भी, ये स्थानों के नाम के आधार पे, ये अम्बा है, अम्बा, ये अमला गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग अम्बा पढ़ें, अम्बा, घोटिया अम्बा, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, घोटिया अम्बा। उसके बाद में देखते हैं वस्त्रों के आधार पर इनका थोड़ा सा कैटेगराइजेशन किया गया। एक लंगोटिया भील होते हैं, एक पोतीदा भील होते हैं। लंगोटिया जो लंगोटी पहनते हैं, पोतीदा जो साफा पहनते हैं। इसके आधार पे ये इनका थोड़ा सा वर्गीकरण देखने को मिलता है। अब ये कुछ शब्द हो रहे हैं वस्त्रों के आधार पे। खोयतू पुरुष की लंगोटी, पुरुष वस्त्रों की हम लोग बात कर रहे हैं। खोयतू, पुरुषों की लंगोटी को खोयतू कहा जाता है। एक फालू होता है जो अंगोछा हम लोग रखते हैं, अंगोछा। उसके बाद फेंटा होता है, साफा, साफे को ये राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी अमूमन फेंटा बोला जाता है, जयपुर के आसपास तो बोलते ही बोलते हैं साफे को फेंटा। एक पोत्या, पोत्या का मतलब होता है सफेद साफा, पोता को नहीं है, इसका मतलब पोता होता नहीं है, इसका मतलब होता है सफेद साफा, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये देखिए चीरा, सिर पर बांधा जाता है इसको, चीरा को, ठीक है। और एक अंगरखी होता है, ऊपर का जो वस्त्र होता है, एक तरह से शर्ट का सब्स्टिट्यूट, उसको अंगरखी कहा जाता है, पुरुष इसको पहनते हैं। एक जाड़ा, साफे की पट्टी, साफा बांधने के बाद में उसके ऊपर एक पट्टी और बांधी जाती है, उसको जाड़ा कहा जाता है। और एक है देपाड़ा, घुटनों तक धोती, तंग धोती होती है काफी, एक तरह से फिटिंग की, मान लीजिए फिटिंग की जीन्स वगैरह हम लोग पहनते हैं, तो ये देपाड़ा इसी तरह की फिटिंग की एक धोती होती है जो घुटनों तक इनकी होती है। इसके बाद स्त्री वस्त्रों की हम लोग बात करते हैं। जिस तरह से अंगरखी थी ऊपर पहनने के लिए, पुरुष जो पहनते थे, शर्ट का एक सब्स्टिट्यूट होता था, इसी तरह से ये चोली होती है, अंगरूठी, ठीक है, ब्लाउज का सब्स्टिट्यूट।
और इस तरह से पीरिया, पीला जो लहंगा होता है उसको पीरिया के नाम से जाना जाता है। कछाबू, घुटनों तक पहनने वाला घाघरा, स्त्रियों का कछाबू है, घाघरा स्त्री वस्त्र है। ओढ़नी, ओढ़नी कई तरह की होती है, चवन्नी छाप भी होती है, चिरम भात की ओढ़नी होती है, तारा भात की ओढ़नी होती है। ये इनकी 2-3 तरह के प्रकार पाए जाते हैं। एक परिजनी होती है, परिजनी, पैरों में पीतल की चूड़ियां पहनी जाती है। आमतौर पे चांदी के कड़े भी पहने जाते हैं, लेकिन पैरों में पीतल की चूड़ियों को परिजनी के नाम से जाना जाता है। एक सिंदूरी होता है, सिंदूरी, सिंदूरी का मतलब लाल रंग की साड़ी। ये इनके पारिभाषिक शब्द हैं। अब ये देखिए इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? सबसे ज्यादा कृषि, और कृषि के साथ पशुपालन भी। पानी वाला इलाका है दक्षिणी राजस्थान, ज्यादा बारिश होती है, पानी अच्छा होता है। ये विंध्याचल और अरावली जैसे क्षेत्रों में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मत्स्य पालन भी की भी इनको अनुकूल सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि पानी का स्थान होता है। और वन उत्पाद और आखेट, शिकार वगैरह भी ये लोग करते हैं, और ये इनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। आजकल सरकारी सेवा में भी आने लगे हैं, पढ़ लिख गए हैं तो सरकारी सेवा में ये लोग आने लगे हैं। एक स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि का यहाँ कौन सा? वालरा, वालरा, इनकी स्थानांतरित कृषि को वालरा कहा जाता है। लेकिन ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये 2 प्रकार की होती है, दजिया और चिमाता। हालांकि वालरा के नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है। वालरा, वालर नृत्य होता है, और वालरा स्थानांतरित कृषि को कहते हैं, स्थानांतरित, काटो और जलाओ कृषि। ठीक है। अब इसके 2 रूप हैं, एक दजिया और एक चिमाता। देखिए यहाँ कई बार कंफ्यूजन होता है कि मैदानी क्षेत्र में कौन सी होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी होती है। थोड़ा सा याद करने का एक तरीका है, अमूमन पहाड़ियों पे हमारे यहाँ पे माताओं के मंदिर होते हैं, कभी ब्रह्मणी माता, कभी वैष्णो माता, कहीं दुर्गा माता, कहीं नीमच माता। तो चिमाता जो है वो पहाड़ी ढालों पर की जाती है, पहाड़ी ढालों पर जो होती है वो चिमाता कहते हैं उस स्थानांतरित कृषि को, और जो मैदानों पे होती है उसको दजिया के नाम से जाना जाता है। फसल, ये चावल, गेहूं, मक्का वगैरह। मक्का यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न है इस इलाके का, दक्षिण राजस्थान का, विशेष रूप से भीलों का। चावल गेहूं का भी ये उत्पादन करते हैं। ज्वार, पपीता, मिर्च, बैंगन, विशेष रूप से मक्का का आप लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। आराध्य देव ऋषभ देव हैं। अब ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, ये इनकी रीति रिवाज हिंदुओं जैसे हैं, लेकिन इनके आराध्य हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव कौन है? जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो ऋषभ देव जी, चूंकि वहां इलाका है केसरिया जी, ऋषभ देव जी, उनको ये अपना आराध्य मानते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी बात भी होती है कि दूसरे धर्म में आस्था का केंद्र इन्होंने बनाया, और इनको काफी सम्मान देते हैं। और इतना सम्मान कि इनके ऊपर चढ़ी हुई खीर और जो केसर चढ़ी होती है, इसी वजह से केसर जो चढ़ती है, इस वजह से इनको केसरिया नाथ जी के नाम से जाना जाता है। तो इनको जो खीर का भोग लगाया जाता है, उस खीर को खाकर या फिर चढ़ी हुई केसर का पानी पी करके ये कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब ऋषभ देव में या केसरिया जी में इनकी जबरदस्त आस्था होती है, और उनकी कसम खाकर ये कभी झूठ नहीं बोलते। ये थोड़ा ध्यान देंगे। भराड़ी, ये विवाह की देवी होती है। और एक टोटम को भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, टोटम भीलों के कुल देवता को टोटम कहा जाता है। ये मृत्यु भोज भी करते हैं, 12वें दिन होता है। ज्यादातर रस्में इनके हिंदू धर्म के अनुसार होती हैं। महत्वपूर्ण वृक्ष महुआ है, महुआ से शराब बनाते हैं, जिसको मोकड़ी के नाम से जाना जाता है। एक फायरे फायरे शब्द होता है, फायरे फायरे या फायरे भी होता है, फायरे, ये दोनों ही प्रयोग देखने को मिलता है, फायरे फायरे या फायरे फायरे। रणघोष है, जोश दिलाने के लिए, कभी खतरा महसूस होता है तो भी ढोल पीटकर फायरे फायरे बोल करके एक दूसरे को बुला लेते हैं, और इस तरह से ये लोग, इनका चमखट लग जाता है और उसका मुकाबला करते हैं स्थिति का। तो ये इस तरह की आवाज है। भांजगड़िया, समझौता कराने वाला जो इनका नेता होता है या जो मध्यस्थ होता है, उसको भांजगड़िया के नाम से जाना जाता है। ये भी कुछ पारिभाषिक शब्द है, विशेष शब्दावली। मोताना प्रथा, शत्रुता में की गई हत्या के बदले राशि वसूलना। जैसे किसी की हत्या हो गई रंजिश में, अमूमन यहाँ ये घटनाएं ज्यादा होती रही हैं, क्योंकि समाज की मुख्य धारा में, हालांकि अब तो ये आने लगे हैं और काफी कुछ स्थितियां बदल गई हैं, इनमें से बहुत सारी स्थितियों में परिवर्तन आ गया है, लेकिन अमूमन झगड़ा हो गया और झगड़े में किसी की मृत्यु हो गई शत्रुता में, तो फिर ये झगड़ा तब तक चलता था। और कई बार व्यावहारिक तौर पे ये भी देखा गया कि कानून और सरकारी व्यवस्थाएं ये कुछ भी नहीं कर पाती थी, और ये लोग उसके बदले में राशि वसूलते थे। इसको मोताना कहा जाता, मतलब मौत के बदले वसूली गई राशि। अन्यथा फिर ये बदले में एक हत्या करने की बात करते थे, ऐसा पुराने जमाने में होता था। सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी को सागड़ी प्रथा कहा जाता है, और उसमें जो पैसे वाले लोग हैं, जो रसूख वाले लोग हैं, वो बिना कीमत अदा किए
अपने घर पर मजदूरी करवाया करते हैं। इसको सागड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो एक ये थोड़ा सा देखेंगे पाखरिया भील, फिर ये पारिभाषिक शब्द है पाखरिया। पाखरिया लड़ाई झगड़े में यदि किसी भील ने किसी लड़ाई झगड़े में किसी सैनिक के घोड़े को यदि मार दिया है तो वो काफी सम्मान की बात मानी जाती थी, उसको पाखरिया भील कहा जाता था। पाखरिया भील। डाम, ये डाम हमारे यहाँ भी कई बार देखा जाता है, कुछ विशेष रूप से कई बार जो पुश्तैनी रूप से अपनी जड़ों से जमे हुए लोग होते हैं, और शिक्षा का भी कई बार यहाँ देखा जाता है कि शिक्षा भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग शिक्षित हो पा रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते जा रहे हैं, तो ये चीजें लुप्त होने लगी हैं, लेकिन भीलों में ये आज भी पाई जाती है। दाम देने का मतलब है दागना, और दागने का मतलब चिमटा या इस तरह का कोई सरिया गर्म करके और उससे स्किन को टच करवाना जहां पर कोई पीड़ा हो रही होती थी। अब इसके दो उद्देश्य हैं, एक तो रोगोपचार, ये रोगोपचार है, रोग उपचार, ये हो गया रोगोपचार, ये गलत लिख गया, जा गलत आ गया। रोगोपचार करने के लिए कई बार सुना होगा कि ये तंत्र मंत्र के जरिए, या जो बहुत शिक्षित लोग नहीं होते और इलाज करने का दावा करते हैं, वो कई बार सलाखों से दाग देते हैं, और कई छोटे छोटे बच्चों की मौत भी हुई है इस तरह से, कई बार अखबारों में इस तरह का सुनने में आता है। तो इसकी दो वजह हैं, एक तो ये किशोर बालकों में सहन शक्ति का परीक्षण करने के लिए भी गरम गरम चिमटा दागा और देखा कि इसमें सहन करने की ताकत क्या है, तो पेशेंस को चेक करने का भी तरीका है, और रोगों के उपचार के लिए भी गरम सलाखों से दागने की यहाँ पर प्रथा पाई जाती है। तो ये था भील जनजाति, और इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।